स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं प्रिया। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। कुछ देर में चंद मिनटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे। 68वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित करेंगे। अनलॉक 4.0 के बारे में बात कर सकते हैं क्योंकि 1 सितंबर से लागू हो रहा है अनलॉक 4.0 और देश में हर रोज 65,000 से ज्यादा मामले भी रिपोर्ट हो रहे हैं। और ऐसे में कोरोना को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातें रख सकते हैं क्योंकि इस वक्त कोरोना काल चल रहा है। और ऐसे में जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित करते हैं तो एहतियात बरतने की अपील वो लोगों से करते हैं। और ऐसे में चंद मिनटों के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 68वीं बार देशवासियों को मन की बात के जरिए संबोधित करेंगे तो अनलॉक 4.0 को लेकर जरूर कुछ कह सकते हैं क्योंकि कल ही देर रात अनलॉक 4.0 को लेकर जो गाइडलाइंस है वो जारी हो चुकी हैं। और ऐसे में देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि प्रधानमंत्री इस दौरान किस बड़ी बातों का जिक्र करते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे कि कुछ देर में पीएम मोदी करेंगे मन की बात। तो आपको बताएं कि अब से चंद मिनटों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे। आपको सुनवाएंगे लेकिन उससे पहले अनलॉक 4.0 के बारे में जरा आपको बता देते हैं क्योंकि जो नई गाइडलाइंस है वो जारी हो चुकी है। अपडेटेड खबरें मैं आपको बता रहे हैं। मेट्रो, धार्मिक, राजनीतिक गतिविधियों को इसमें मंजूरी दी गई है। अनलॉक 4.0 में स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन के लिए केंद्र से सलाह जरूरी, ये भी उसमें मेंशन्ड है। कंटेनमेंट जोन के बाहर करीब सभी गतिविधियों को हरी झंडी। 1 सितंबर से आईआईटी, आईआईएम, पीएचडी जैसे बड़े संस्थान खुलेंगे। 7 सितंबर से मेट्रो का परिचालन शुरू हो सकेगा। 21 सितंबर से राज्यों में स्कूल खोलने की अनुमति। साथ ही साथ आपको यह बताएं कि स्कूल्स में 50% स्टाफ की अनुमति होगी। अनलॉक ऑनलाइन कोचिंग, टेली काउंसलिंग की भी इजाजत होगी अनलॉक 4.0 में। साथ ही साथ आपको यह बताएं कि आईटीआई, अन्य कौशल विकास केंद्रों का भी परिचालन हो सकेगा। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आयोजन की भी अनुमति दे दी गई है। शैक्षणिक, खेल आयोजन की गतिविधियों की अनुमति, लेकिन कुछ शर्त है और वो शर्त यह है कि सभी आयोजनों में 100 लोगों के शामिल होने की ही अनुमति है। फेस मास्क, शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य है। ओपन एयर थिएटर को परिचालन के लिए अनुमति होगी। मेट्रो, धार्मिक, राजनीतिक गतिविधियों को मंजूरी। और मन की बात कर रहे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कहते हैं, सुनाते हैं आपको। आमतौर पर ये समय उत्सव का होता है। जगह जगह मेले लगते हैं, धार्मिक पूजा पाठ होते हैं। कोरोना के संकट काल में लोगों में उमंग तो है, उत्साह भी है, लेकिन हम सबको मन को छू जाए वैसा अनुशासन भी है। बहुतेक रूप में देखा जाए तो नागरिकों में दायित्व का एहसास भी है। लोग अपना ध्यान रखते हुए, दूसरों का ध्यान रखते हुए अपने रोजमर्रा के काम भी कर रहे हैं। देश में हो रहे हर आयोजन में जिस तरह का संयम और सादगी इस बार देखी जा रही है वो अभूतपूर्व है। गणेशोत्सव भी कहीं ऑनलाइन मनाया जा रहा है तो ज्यादातर जगहों पर इस बार इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। साथियों, हम बहुत बारीकी से अगर देखेंगे तो एक बात अवश्य हमारे ध्यान में आएगी। हमारे पर्व और पर्यावरण, इन दोनों के बीच एक बहुत गहरा नाता रहा है। जहां एक और हमारे पर्वों में पर्यावरण और प्रकृति के साथ सहजीवन का संदेश छिपा होता है तो दूसरी ओर कई सारे पर्व प्रकृति की रक्षा के लिए ही मनाए जाते हैं। जैसे बिहार के पश्चिमी चंपारण में सदियों से थारू आदिवासी समाज के लोग 60 घंटे के लॉकडाउन, या उनके ही शब्दों में कहें तो 60 घंटे के बरना का पालन करते हैं। प्रकृति की रक्षा के लिए बरना को थारू समाज ने अपनी परंपरा का हिस्सा बना लिया है और सदियों से बनाया है। इस दौरान न कोई गांव में आता है, न ही कोई अपने घरों से बाहर निकलता है। और लोग मानते हैं कि अगर वो बाहर निकले या कोई बाहर से आया तो उनके आने जाने से लोगों की रोजमर्रा की गतिविधियों से नए पेड़ पौधों को नुकसान हो सकता है। बरना की शुरुआत में भव्य तरीके से हमारे आदिवासी भाई बहन पूजा पाठ करते हैं और उसकी समाप्ति पर
आदिवासी परंपरा के गीत, संगीत, नृत्य जम करके उसके कार्यक्रम भी होते हैं। साथियों, इन दिनों ओणम का पर्व भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये पर्व चिनगम महीने में आता है। इस दौरान लोग कुछ नया खरीदते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, पुक्कलम बनाते हैं, ओणम सादिया का आनंद लेते हैं। तरह तरह के खेल और प्रतियोगिताएं भी होती हैं। ओणम की धूम तो आज दूर सुदूर विदेशों तक पहुंची हुई है। अमेरिका हो, यूरोप हो या खाड़ी देश हो, ओणम का उल्लास आपको हर कहीं मिल जाएगा। ओणम एक इंटरनेशनल फेस्टिवल बनता जा रहा है। साथियों, ओणम हमारी कृषि से जुड़ा हुआ पर्व है। ये हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भी एक नई शुरुआत का समय होता है। किसानों की शक्ति से ही तो हमारा जीवन, हमारा समाज चलता है। हमारे पर्व किसानों के परिश्रम से ही रंग बिरंगे बनते हैं। हमारे अन्नदाता को, किसानों की जीवनदायिनी शक्ति को वेदों में भी बहुत गौरवपूर्ण रूप से नमन किया गया है। ऋग्वेद में मंत्र है, अन्नानाम पतये नमः, अन्नानाम पतये नमः, क्षेत्राणाम पतये नमः। अर्थात अन्नदाता को नमन है, किसान को नमन है। हमारे किसानों ने कोरोना के इस कठिन परिस्थितियों में भी अपनी ताकत को साबित किया है। हमारे देश में इस बार खरीफ की फसल की बुआई पिछले साल के मुकाबले 7% ज्यादा हुई है। धान की रुपाई इस बार लगभग 10%, दालें लगभग 5%, मोटे अनाज, कोर्स सीरियल्स लगभग 3%, ऑयल सीड्स लगभग 13%, कपास लगभग 3% ज्यादा बोई गई है। मैं इसके लिए देश के किसानों को बधाई देता हूं, उनके परिश्रम को नमन करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, कोरोना के इस कालखंड में देश कई मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ कई बार मन में ये भी सवाल आता रहा कि इतने लंबे समय तक घरों में रहने के कारण मेरे छोटे छोटे बाल मित्रों का समय कैसे बीतता होगा। और इसी से मैंने गांधीनगर की चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी, जो दुनिया में एक अलग तरह का प्रयोग है, भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय, इन सभी के साथ मिलकर हम बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, इस पर मंथन किया, चिंतन किया। मेरे लिए ये बहुत सुखद था, लाभकारी भी था, क्योंकि एक प्रकार से ये मेरे लिए भी कुछ नया जानने का, नया सीखने का अवसर बन गया। साथियों, हमारे चिंतन का विषय था खिलौने और विशेषकर भारतीय खिलौने। हमने इस बात पर मंथन किया कि भारत के बच्चों को नए नए टॉयज कैसे मिले, भारत टॉय प्रोडक्शन का बहुत बड़ा हब कैसे बने। वैसे मैं मन की बात सुन रहे बच्चों के माता पिता से क्षमा मांगता हूं, क्योंकि हो सकता है उन्हें अब ये मन की बात सुनने के बाद खिलौनों की नई नई डिमांड सुनने का शायद एक नया काम सामने आ जाएगा। साथियों, खिलौने जहां एक्टिविटी को बढ़ाने वाले होते हैं, तो खिलौने हमारी आकांक्षाओं को भी उड़ान देते हैं। खिलौने केवल मन ही नहीं बहलाते, खिलौने मन बनाते भी हैं और मकसद गढ़ते भी हैं। मैंने कहीं पढ़ा कि खिलौनों के संबंध में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि बेस्ट टॉय वो होता है जो इनकम्प्लीट हो, ऐसा खिलौना जो अधूरा हो और बच्चे मिलकर खेल खेल में उसे पूरा करें। गुरुदेव टैगोर ने कहा था कि जब वो छोटे थे तो खुद की कल्पना से घर में मिलने वाले सामानों से ही अपने दोस्तों के साथ अपने खिलौने और खेल बनाया करते थे। लेकिन एक दिन बचपन के उन मौज मस्ती भरे पलों में बड़ों का दखल हो गया। हुआ ये था कि उनका एक साथी एक बड़ा और सुंदर सा
विदेशी खिलौना लेकर आ गया। खिलौनों को लेकर इतराते हुए अब सब साथी का ध्यान खेल से ज्यादा खिलौने पर रह गया। हर किसी के आकर्षण का केंद्र खेल नहीं रहा, खिलौना बन गया। जो बच्चा कल तक सबके साथ खेलता था, सबके साथ रहता था, घुल मिल जाता था, खेल में डूब जाता था, वो अब दूर रहने लगा। एक तरह से बाकी बच्चों से भेद का भाव उसके मन में बैठ गया। महंगे खिलौने में बनाने के लिए भी कुछ नहीं था, सीखने के लिए भी कुछ नहीं था। यानी कि एक आकर्षक खिलौने ने एक उत्कृष्ट बच्चे को कहीं दबा दिया, छिपा दिया, मुरझा दिया। इस खिलौने ने धन का, संपत्ति का, जरा बड़प्पन का प्रदर्शन कर लिया, लेकिन उस बच्चे की क्रिएटिव स्पिरिट को बढ़ने और संवरने से रोक दिया। खिलौना तो आ गया, पर खेल खत्म हो गया और बच्चे का खिलना भी खो गया। इसलिए गुरुदेव कहते थे कि खिलौने ऐसे होने चाहिए जो बच्चे के बचपन को बाहर लाएं, उसकी क्रिएटिविटी को सामने लाएं। बच्चों के जीवन के अलग-अलग पहलू पर खिलौनों का जो प्रभाव है, इस पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी बहुत ध्यान दिया गया है। खेल खेल में सीखना, खिलौने बनाना सीखना, खिलौने जहां बनते हैं वहां की विजिट करना, इन सबको करिकुलम का हिस्सा बनाया गया है। साथियों, हमारे देश में लोकल खिलौनों की बहुत समृद्ध परंपरा रही है। कई प्रतिभाशाली और कुशल कारीगर हैं जो अच्छे खिलौने बनाने में महारत रखते हैं। भारत के कुछ क्षेत्र टॉय क्लस्टर्स यानी खिलौने के केंद्र के रूप में भी विकसित हो रहे हैं। जैसे कर्नाटक के रामनगरम में चन्नापटना, आंध्र प्रदेश के कृष्णा में कोंडापल्ली, तमिलनाडु में तंजौर, असम में धुबरी, उत्तर प्रदेश का वाराणसी, कई ऐसे स्थान हैं, कई नाम गिना सकते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री 7 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की है। 7 लाख करोड़ रुपयों का इतना बड़ा कारोबार, लेकिन भारत का हिस्सा उसमें बहुत कम है। अब आप सोचिए कि जिस राष्ट्र के पास इतनी विरासत हो, परंपरा हो, विविधता हो, युवा आबादी हो, क्या खिलौनों के बाजार में उसकी हिस्सेदारी इतनी कम होनी हमें अच्छा लगेगा क्या? जी नहीं, ये सुनने के बाद आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। देखिए साथियों, टॉय इंडस्ट्री बहुत व्यापक है। गृह उद्योग हो, छोटे और लघु उद्योग हो, एमएसएमईज हो, इसके साथ साथ बड़े उद्योग और निजी उद्यमी भी इसके दायरे में आते हैं। इसे आगे बढ़ाने के लिए देश को मिलकर मेहनत करनी होगी। अब जैसे आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में श्रीमान सीवी राजू है। उनके गांव के अति कोप्पका टॉयज एक समय में बहुत प्रचलित थे। इनकी खासियत ये थी कि खिलौने लकड़ी से बनते थे और दूसरी बात ये कि इन खिलौनों में आपको कहीं कोई एंगल या कोण नहीं मिलता था। ये खिलौने हर तरफ से राउंड होते थे, इसलिए बच्चों को चोट की भी गुंजाइश नहीं होती थी। सीवी राजू ने एतिकोप्पका टॉयज के लिए अब अपने गांव के कारीगरों के साथ मिलकर एक तरह से नया मूवमेंट शुरू कर दिया है। बेहतरीन क्वालिटी के एतिकोप्पका टॉयज बनाकर सीवी राजू ने स्थानीय खिलौनों की खोई हुई गरिमा को वापस ला दिया है। खिलौनों के साथ हम दो चीजें कर सकते हैं। अपने गौरवशाली अतीत को अपने जीवन में फिर से उतार सकते हैं और अपने स्वर्णिम भविष्य को भी संवार सकते हैं। मैं अपने स्टार्टअप मित्रों को, हमारे नए उद्यमियों से कहता हूं, टीम अप फॉर टॉयज। आइए मिलकर खिलौने बनाएं। अब सभी के लिए लोकल खिलौनों के लिए
वोकल होने का समय है। आइए हम अपने युवाओं के लिए कुछ नए प्रकार के अच्छी क्वालिटी वाले खिलौने बनाते हैं। खिलौना वो हो जिसकी मौजूदगी में बचपन खिले भी, खिलखिलाए भी। हम ऐसे खिलौने बनाएं जो पर्यावरण के भी अनुकूल हो। साथियों, इसी तरह अब कंप्यूटर और स्मार्टफोन के इस जमाने में कंप्यूटर गेम्स का भी बहुत ट्रेंड है। ये गेम्स बच्चे भी खेलते हैं, बड़े भी खेलते हैं। लेकिन इनमें भी जितने गेम्स होते हैं, उनकी थीम्स भी अधिकतर बाहर की ही होती है। हमारे देश में इतने आइडियाज हैं, इतने कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत समृद्ध हमारा इतिहास रहा है कि हाँ, हम उन पर गेम्स बना सकते हैं। मैं देश के युवा टैलेंट से कहता हूँ, आप भारत में भी गेम्स बनाइए और भारत के भी गेम्स बनाइए। कहा भी जाता है, लेट द गेम्स बिगिन। तो चलो खेल शुरू करते हैं। साथियों, आत्मनिर्भर भारत अभियान में वर्चुअल गेम्स हो, टॉयज का सेक्टर हो, सबने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है और ये अवसर भी है। जब आज से 100 वर्ष पहले असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, तो गांधी जी ने लिखा था कि असहयोग आंदोलन देशवासियों में आत्मसम्मान और अपनी शक्ति का बोध कराने का एक प्रयास है। आज जब हम देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। हर क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना है। असहयोग आंदोलन के रूप में जो बीज बोया गया था, उसे अब आत्मनिर्भर भारत के वटवृक्ष में परिवर्तित करना हम सबका दायित्व है। मेरे प्यारे देशवासियों, भारतीयों के इनोवेशन और सॉल्यूशन देने की क्षमता का लोहा हर कोई मानता है। और जब समर्पण भाव हो, संवेदना हो, तो ये शक्ति असीम बन जाती है। इस महीने की शुरुआत में देश के युवाओं के सामने एक ऐप इनोवेशन चैलेंज रखा गया। इस आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज में हमारे युवाओं ने बढ़ चढ़कर के हिस्सा लिया। करीब 7,000 एंट्रीज आई। उसमें भी करीब करीब 2/3 ऐप्स टियर 2 और टियर 3 शहरों के युवाओं ने बनाए हैं। ये आत्मनिर्भर भारत के लिए, देश के भविष्य के लिए बहुत शुभ संकेत है। आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज के रिजल्ट देखकर आप जरूर प्रभावित होंगे। काफी जांच परख के बाद अलग अलग कैटेगरी में लगभग 2 दर्जन ऐप्स को अवार्ड भी दिए गए हैं। आप जरूर इन ऐप्स के बारे में जानें और उनसे जुड़े। हो सकता है आप भी ऐसा कुछ बनाने के लिए प्रेरित हो जाएं। इनमें एक ऐप है कुटुकी किड्स लर्निंग ऐप। ये छोटे बच्चों के लिए ऐसा इंटरेक्टिव ऐप है जिसमें गानों और कहानियों के जरिए बात बात में ही बच्चे मैथ, साइंस में बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसमें एक्टिविटीज भी हैं, खेल भी हैं। इसी तरह एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का भी ऐप है। इसका नाम है कू, KOO, कू। इसमें हम अपनी मातृभाषा में टेक्स्ट, वीडियो और ऑडियो के जरिए अपनी बात रख सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह चिंगारी ऐप भी युवाओं के बीच काफी पॉपुलर हो रहा है। एक ऐप है आस्क सरकार। इसमें चैटबॉट के जरिए आप इंटरेक्ट कर सकते हैं और किसी भी सरकारी योजना के बारे में सही जानकारी हासिल कर सकते हैं, वो भी टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो तीनों तरीकों से। ये आपकी बड़ी मदद कर सकता है। एक और ऐप है स्टेप सेट गो। ये फिटनेस ऐप है। आप कितना चले, कितनी कैलोरीज बर्न की, ये सारा हिसाब ये ऐप रखता है और आपको फिट रहने के लिए मोटिवेट भी करता है। मैंने कुछ ही उदाहरण दिए हैं। कई और ऐप्स ने भी इस चैलेंज को जीता है। कई बिजनेस ऐप्स हैं, गेम्स के ऐप्स हैं, जैसे इज इक्वल टू बुक्स एंड एक्सपेंस, जोहो वर्कप्लेस, FTC टैलेंट,
आप इनके बारे में नेट पर सर्च करिए, आपको बहुत जानकारी मिलेगी। आप भी आगे आए, कुछ इनोवेट करें, कुछ इम्प्लीमेंट करें। आपके प्रयास आज के छोटे-छोटे स्टार्टअप्स कल बड़ी-बड़ी कंपनियों में बदलेंगे और दुनिया में भारत की पहचान बनेंगे। और आप ये मत भूलिए कि आज जो दुनिया में बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियां नजर आती है ना, वे भी कभी स्टार्टअप हुआ करती थी। प्रिय देशवासियों, हमारे यहाँ के बच्चे, हमारे विद्यार्थी अपनी पूरी क्षमता दिखा पाएं, अपना सामर्थ्य दिखा पाएं, इसमें बहुत बड़ी भूमिका न्यूट्रिशन की भी होती है, पोषण की भी होती है। पूरे देश में सितंबर महीने को पोषण माह, न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाएगा। नेशन और न्यूट्रिशन का बहुत गहरा संबंध होता है। हमारे यहाँ एक कहावत है, यथा अन्नम तथा मन्नम, यानी जैसा अन्न होता है वैसा ही हमारा मानसिक और बौद्धिक विकास भी होता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शिशु को गर्भ में और बचपन में जितना अच्छा पोषण मिलता है उतना अच्छा उसका मानसिक विकास होता है और वो स्वस्थ रहता है। बच्चों के पोषण के लिए भी उतना ही जरूरी है कि माँ को भी पूरा पोषण मिले। और पोषण या न्यूट्रिशन का मतलब केवल इतना ही नहीं होता कि आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कितनी बार खा रहे हैं, इसका मतलब। तो ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर अभी आप सुन रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मन की बात कार्यक्रम में तमाम महत्वपूर्ण बातों का जिक्र करते हुए, पर्यावरण को लेकर संदेश देते हुए, आत्मनिर्भरता का जिक्र करते हुए पीएम यहाँ पर नजर आए। टॉय हब का उन्होंने जिक्र किया और साथ ही साथ ये भी कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में वर्चुअल गेम्स की अहम भूमिका है। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आत्मविश्वास से काम, त्योहारों के आयोजन में सतर्कता बरत रहे हैं लोग, उन्होंने ये भी कहा। तो आपको यहाँ पर ये बताएं कि मन की बात में तमाम महत्वपूर्ण बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, जरा ये भी आपको बता देते हैं। बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। प्रदेश में अब सोमवार मंगलवार को भी लॉकडाउन नहीं। केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार से अधिकार क्योंकि वापस ले लिया है और अब ये बड़ी बात निकलकर सामने आई है। 28 अगस्त को हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन लगाया था। शहरी क्षेत्रों में बाजार बंद रखने का आदेश दिया गया था। आपको यहाँ पर ये बताएं कि इससे पहले वीकेंड लॉकडाउन भी किया गया था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से विरोध देखने को मिला और उसके बाद उसमें तब्दीली कर दी गई। सोमवार और मंगलवार को लॉकडाउन किया गया, लेकिन अब जब अनलॉक 4.0 को लेकर जो गाइडलाइंस है वो सामने आ चुकी हैं, जिसमें केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को जो इससे पहले अधिकार दिया था कि वो लॉकडाउन अपने राज्यों में लागू कर सकते हैं, उसको वापस ले लिया है। और उसी के बाद ये बड़ी खबर कि अब प्रदेश में मंगलवार और सोमवार को भी लॉकडाउन जो है वो नहीं रहेगा। ये एक बड़ी जानकारी जो है वो निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर कि प्रदेश में अब सोमवार और मंगलवार को भी लॉकडाउन नहीं। हालांकि इससे पहले आपको याद होगा कि जब प्रदेश सरकार की ओर से इसमें तब्दीली की गई थी तो ये कहा गया था कि शहरी क्षेत्र के लिए बस ये फैसला है, लेकिन अब जिस तरीके से अनलॉक 4.0 में नई गाइडलाइंस आ गई है उसके बाद इसे एक बार फिर से वापस ले लिया गया है। ये एक बड़ी जानकारी कि प्रदेश में अब सोमवार और शुक्रवार को लॉकडाउन नहीं होगा। सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने बकायदा ट्वीट करके ये जानकारी दी है। उनका ये ट्वीट भी आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 में प्रदेश सरकार को लॉकडाउन करने का अधिकार नहीं दिया है। इसलिए हरियाणा सरकार का जो फैसला लिया गया था, क्योंकि अनलॉक 4.0 में इसकी अनुमति नहीं दी गई है, सोमवार और मंगलवार को बाजार बंद रखने का आदेश वापस ले लिया गया है, इसलिए अब कोई लॉकडाउन नहीं होगा। अनिल विज ने, गृह मंत्री ने बकायदा ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है, जो कि हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। क्योंकि शहरी क्षेत्रों में बाजार बंद रखने का आदेश दिया गया था, लेकिन अब इस आदेश को भी वापस ले लिया गया है, यानी कि अब प्रदेश में कोई लॉकडाउन जो है वो नहीं लगेगा। क्योंकि अनलॉक 4.0 में जिसकी शुरुआत 1 सितंबर से होनी है, उसमें जो गाइडलाइंस कल देर रात जारी हुई है उसमें इस बात का जिक्र था कि अब जो प्रदेश सरकार है वो अपने तरफ से कोई फैसला लॉकडाउन के संदर्भ में नहीं ले सकती हैं, जिसके बाद इस फैसले को, यानी कि लॉकडाउन के फैसले को, मंगलवार और सोमवार के लॉकडाउन के फैसले को सरकार ने वापस ले लिया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ।